बुढ़ापा एक इमोशनल कहानी। जिस तरह से मृत्यु अटल है, जितनी मृत्यु सच है उतना ही सच है बुढ़ापा। हर वह आदमी या वस्तु जिसका जन्म होता है, उसका नाश होने से पहले वह पुरानी या बूढ़ी भी होती है। हर रोज की तरह राजेश लालाजी अपने शाम के सैर सपाटे से लौट आए थे। वह अपने जूते उतार ही रहे थे कि बहू ने पूछा, बाबूजी, आज हम पार्टी में जा रहे हैं, हम वहीं से खाना खाकर आएंगे। आज रात के खाने में क्या खाएंगे बताइए। राजेश लालाजी सोचने लगे, आज रविवार तो नहीं है और ना ही किसी की शादी है, जरूर किसी पार्टी में जा रहे होंगे। छोड़ो, मुझे क्या करना है इस उम्र में। अपने विचारों पर काबू करते हुए राजेश लालाजी बोले, ऐसा करो बेटा, मेरे लिए 2 रोटियां बना दो, दूध के साथ रोटियां खा लूँगा। बहू तुरंत बोल उठी, बाबूजी, सुबह जो बनाई थी उनमें से 2 रोटियां अभी भी बची हुई हैं। अगर आप बहू ने अपना वाक्य अधूरा ही रहने दिया। लेकिन राजेश लालाजी अच्छी तरह से समझ गए थे कि वह क्या कहना चाहती है। सुबह की रोटियां खाई तो गैस हो जाएगी। सुबह भी बहू ने मसाले वाली सब्जी ही बनाई थी, जिसके चलते अभी तक खट्टी डकारें आ रही हैं। और इस उम्र में पेट को संभालना मतलब किसी बिगड़े हुए बच्चे को संभालने से भी ज़्यादा कठिन काम है। बाबूजी बहू से बोले, नहीं बेटा, इस उम्र में सुबह की रोटियां नहीं खा सकता। तुम्हें थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन मेरे लिए 2 ताज़ी रोटी बना दो। बहू को बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से में बड़बड़ाते हुए उठी, अब 2 रोटियां बनाओ, ये 10 काम तो उतना ही पड़ेगा। आटा गूंथना, रोटियां बनाओ, किचन और बर्तन साफ करो, इन्हें क्या है, इन्हें सिर्फ ऑर्डर देना है, काम तो मुझे करना है ना। बस दिन रात इनकी सेवा करते रहो। बहू के बोल राजेश के गानों पर पड़ रहे थे कि हे भगवान, सिर्फ 2 रोटियां बनाने में इतनी तकलीफ। उन्हें बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन गुस्सा वहाँ किया जाता है जहाँ कोई सुनने वाला हो। उन्हें अपना गुस्सा निगल लिया। अब तो उन्हें जितनी जल्दी गुस्सा आ जाता था, उससे भी जल्दी चला भी जाता था। राजेश लालाजी को अपनी पत्नी की बहुत याद आई। निर्मला के जीते जी उन पर कभी बासी रोटी खाने की नौबत नहीं आई थी। उल्टा खाने में 10 चीज़ें और मिल जाती थी। खाने के साथ में मीठा पापड़, अचार, दही, छाछ, सलाद और पता नहीं क्या क्या। राजेश जी को बहुत बुरा लग रहा था। रहने दो बहू, मैं सुबह की रोटियां ही खा लूँगा, फिजूल में तुम्हें तकलीफ होगी, और वैसे भी तुम्हारे हाथों की रोटी बहुत मुलायम होती है, मुझे चलेगा। मेरी वजह से तुम लोगों को देर नहीं होनी चाहिए। बहू को तो सोने पे सुहागा हो गया। वह अपनी आवाज़ मीठी करते हुए बोली, बाबूजी, आप चाय लेंगे क्या। राजेश लालाजी अपने चाय पीने की इच्छा को दबाते हुए बोले, वैसे कोई खास इच्छा तो नहीं है चाय पीने की, मगर तुम अपने लिए बना रही हो तो मेरे लिए भी थोड़ी सी बना देना। हाँ बाबूजी, मैं अपने लिए बनाने वाली हूँ, आपके लिए भी बना देती हूँ। बोलकर बहू रसोई घर के अंदर चली गई। राजेश जी खुद से ही बातें करने लगे, अभी तो लाखों की जायदाद है मेरे पास, यह घर भी मेरे नाम है और खाते में भी लाखों रुपये पड़े हैं। कभी बेटा विषय निकालता है तो मैं बोल कर टाल देता हूँ कि मेरे बाद तेरा ही तो है सब कुछ। फिर भी 1 कप चाय और 2 ताज़ी रोटी के लिए तरसना पड़ता है, तो उन बूढ़ों का क्या होगा जिनके पास संपत्ति के नाम पर सिवाय पुरानी यादें और कुछ भी नहीं होता। निर्मला को याद करके राजेश लालजी की आंखों में आंसू चमकने लगे और धीरे से गालों पर सरके। निर्मला के होते हुए उन्हें घर का कोई भी काम नहीं किया था। आर्थिक जवाबदारियों के अलावा उन्हें और कोई जवाबदारी नहीं थी। उनके व्यापार ने भी उन्हें अच्छा साथ दिया था। वह भी निर्मला से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कभी जता या बता नहीं पाए। वह यह सच्चे दिल से मानते थे कि निर्मला उसकी किसी पूर्व जन्मों के पुण्य का फल है, लेकिन जिंदगी की भागदौड़ में वह निर्मला की मन की इच्छा भी पूरी नहीं कर पा सके। उन्हें वैष्णो देवी जाना था, लेकिन हर बार यह यात्रा अगले साल के लिए पोस्टपोन हो जाती। घर बार और संसार की जिम्मेदारियां संभालते संभालते कब उनकी इच्छाएं उन्हीं के साथ चली गई पता ही नहीं चला। राजेश लालजी ने देखा, उसके पोता पोती दोनों ही स्कूल से आ गए थे। दोनों ने अपना बस्ता सोफे पर फेंका और दादाजी की तरफ दौड़कर उसके गले लगे और कहने लगे, चाहिए ना दादाजी, खेलने चलते हैं। यही निस्वार्थ प्रेम के पल थे जिन्हें राजेश लालजी भी अपने बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे और सारे सपने
दुख और यादें भूल जाते थे। वह कुछ भी बोल पाते उससे पहले ही बहू ने कहा, चलो छोड़ो दादाजी को, हमें पार्टी में जाना है, जल्दी से आकर तैयार हो जाओ, पापा भी आते ही होंगे। दोनों ही बच्चे दादाजी को छोड़ मम्मी की तरफ भागे। उनकी पोती 7 साल की थी और पोता 5 साल का था। राजेश लाल जी अपनी सोच में डूबे हुए बालकनी की तरफ गए। बालकनी में धीमी ठंडी पवन ने उनका स्वागत किया। बहू उनके लिए चाय बनाकर लेकर आई। बालकनी में रखी अपनी कुर्सी पर बैठकर राजेश लाल जी ने घूट घूट करके चाय पी रहे थे। पी क्या रहे थे, निगल रहे थे, क्योंकि चाय के नाम पर सिर्फ कम शक्कर वाला गर्म पानी था, ना इलायची थी ना अदरक थी। राजेश लाल जी मन ही मन सोचने लगे, बहू के जाने के बाद आज खुद अपने हाथों से चाय बनाऊंगा, इलायची अदरक और थोड़ी सी ज़्यादा शक्कर डालकर, उसके साथ रोटियां खा लूँगा, रोटियां खाऊंगा। रोटियां की याद आते ही उसका मुंह फिर खट्टा हो गया। चाय खत्म होने पर खाली कप लेकर वह किचन में रखने गए तो वहाँ देखा कि बहू और बच्चों का कप धुआ पड़ा है। उन्होंने भी अपना कप धोकर रख दिया और अपनी डायरी लेकर बालकनी में आ गए। बालकनी में बैठे बैठे उनकी नज़र एक सूखी हुई तुलसी के पौधे पर गई। उन्होंने एक लोटा पानी लाकर उसमें डाल दिया। कुछ मिनटों के बाद ध्यान से देखने पर उन्हें पता चला कि सूखे हुए तुलसी के पौधे ने नई कुपले जैसे मुस्का रही हों। अचानक याद आया कि निर्मला हर सुबह तुलसी को पानी और शाम को दीपक जलाया करती थी। अब तो शाम को न तुलसी को न ही भगवान के मंदिर में दिया जलता है। पता नहीं कितने संस्कारी, इतनी अच्छी आदतें निर्मला अपने साथ ले गई थी। राजेश लाल आसमान की तरफ देखकर बोले, निर्मला, मुझे और इस घर को अभी तुम्हारी ज़रूरत थी। तुम क्यों हमें छोड़कर चली गई? तुमने क्यों धोखा दिया? तुमने हमेशा साथ रहने का वचन तोड़ दिया। तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई। राजेश लाल जी की आंखें भर गई। पापा, इतनी ठंडी हवाएं बह रही हैं और आप ही की बालकनी में बैठे हैं। अंदर आ जाइए, नहीं तो बीमार हो जाएंगे। बेटे ने राजेश लाल जी से कहा। बेटा, बहू, पोता पोती सब तैयार होकर पार्टी के लिए निकल रहे थे। किसी ने झूठ मूठ ही मन रखने के लिए भी उससे नहीं पूछा, साथ चलिए। पापा, आप खाना खाकर जल्दी सो जाइएगा, हमें आने में देर हो जाएगी। ज़्यादा देर तक जागना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हमारे पास घर की दूसरी चाबी है, आप हमारी चिंता मत कीजिए, बेटे ने जाते हुए कहा। ऐसा बोल रहे थे जैसे मेरी सेहत की बहुत फिक्र है। कितने दिनों से कह रहा हूँ डॉक्टर के पास चलो, बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर भी चेक करवाना है। थोड़ा सा भी चलता हूँ तो हांफने लगता हूँ। बेटा कहता कि बुढ़ापे में सब तो होता ही है, ज़्यादा भरम मत पालिए। वाह बेटा, बूढ़े बाप के पास बैठने के लिए टाइम नहीं है, थोड़ा सा भी पार्टी के लिए टाइम ही टाइम है। ऐसे अनगिनत विचार उनके दिमाग में चल रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। सभी पार्टी में चले गए। राजेश लाल जी हाल में रखे कुर्सी पर आकर बैठे। खाना खाने की अभी कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए टीवी चालू किया। आज वैलेंटाइन डे था, प्यार का दिन, इसलिए टीवी पर भी इसी के बारे में दिखा रहे थे। राजेश लाल जी की नज़र पास में रखी अपनी पत्नी की फ्रेम पर गई, जिसने लाल कलर की साड़ी पहन रखी थी। प्यार तो उन्होंने भी खूब किया था, निर्मला जी से पूरी जिंदगी किया था, जी जान से किया था, लेकिन कभी बोल नहीं पाए। टीवी पर दिखा रहे थे लोगों ने लाल कपड़े पहन रखे हैं, हाथों में लाल फूलों के गुच्छे लेकर वह ग्रीटिंग कार्ड की खरीदी कर रहे हैं। पता नहीं राजेश जी अपने मन में क्या आया, उन्होंने अपने पैसे का बंटवा लिया और निकल पड़े। निर्मला जी की याद में चलते चलते वह एक आइसक्रीम वाले के पास पहुंचे। उसको सांस चढ़ गया था, उसकी सांसों की गति तेज हो गई थी। आइसक्रीम वाले के पास एक कुर्सी पर वह आकर बैठे। तभी वहाँ एक छोटी सी बच्ची आई, गुब्बारे बेच रही थी। बच्ची बोली, दादाजी गुब्बारे लोगे क्या? इतने ही बचे हैं, बिक जाएंगे तो जल्दी घर चली जाऊंगी। राजेश लाल जी ने देखा 10-12 रंग के गुब्बारे थे। उन्हें याद आया कि निर्मला जी को भी गुब्बारे बहुत पसंद थे, लेकिन अब गुब्बारे लेकर क्या करूं? उन्हें बच्ची की आंखों में सच्चाई और की आशा दिखी। उन्होंने 200 रुपये निकाले और सारे गुब्बारे खरीद लिए। उन्हें फिर से निर्मला जी की याद आई, क्योंकि वह भी घर से निकलते समय हमेशा थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लेकर निकलती थी और किसी न किसी ज़रूरतमंद की मदद किया करती थी। कभी वो टोकते तो वह कहती, हमें भगवान ने लेने वाले के लिए नहीं, देने वाले के लिए लाइन में खड़ा किया है, और थोड़े से रुपये के बदले में लाखों दुआएं मिलती हैं, तो मुझे टोका मत कीजिएगा। आंखों में आंसू के साथ राजेश लाल जी ने खड़े हुए रास्ते के बीचों बीच उन्होंने आसमान की तरफ देखा और अपने हाथों में पकड़े हुए गुब्बारे आसमान में छोड़ दिए और चिल्लाकर बोले,
निर्मला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसकी सांसों की गति बढ़ गई, उनका शरीर लड़खड़ाने लगा और जमीन पर धड़ से गिर पड़े। आसपास के लोगों को कुछ भी पता चल पाए इससे पहले ही राजेश लाल जी इस मोह माया को छोड़कर, इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कहकर चल दिए। उन्हें अपनी पत्नी से मिलने की बहुत जल्दी थी। आपकी इस कहानी के प्रति क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको यह कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक हंसते रहो, खुश रहो और मुस्कुराते रहो।